हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2026 का जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं यहाँ पे सारा कवर करवा रहा हूँ 2018 से लेकर 2025 तक। जो बच्चे पहले से जुड़ते आ रहे होंगे उनको पता है, और जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं संक्षेप में बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सिलेबस में अगर साइंस है, अगर साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, रेलवे का, एसएससी का, स्टेट का, किसी भी एग्जाम का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चाहे आप ये वीडियो कभी भी देख रहे होंगे, आपका ये लगभग सबका सिलेबस, जितना भी स्टेट हो, चाहे फिर एसएससी चाहे रेलवे, सबका साइंस का सिलेबस सेम होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का। तो डरने की बात नहीं है। अगर आपका साइंस है तो आप इस वीडियो को बेशक देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मेरा यह 5 लेक्चर है। देखिए, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? बताइए, पदार्थों के परिवहन के रूप में एक चैनल के लिए कार्य करता है। ऑप्शन ए है आपका सूत्रकणिका, ऑप्शन बी है लयनकाय, ऑप्शन बी लयनकाय, ऑप्शन सी अंतःप्रदवी जालिका, ऑप्शन डी हरित लवक। बताइए, निम्न में से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बताना है आपसे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 29/12/2025 को ये पूछा गया है शिफ्ट 1 में। ध्यान से समझेंगे। देखो, अंतःप्रदवी जो जालिका है ना, वो कोशिका में विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। अतः अंतःप्रदवी जालिका जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य के अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अविनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो अंतःप्रदवी जालिका है किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। किससे मिलकर बनी होती है? तो इस नाम को थोड़ा याद रखेंगे। यह जो है आपका लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे लिख लो, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, बनी होती है। ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका जो है वो लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इस चीज का ध्यान रखना है आप सभी को। उसके बाद कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। अंतःप्रदवी जालिका का अभी हम लोग आगे फिगर भी देखने वाले हैं। ठीक है, और अच्छा, हम लोग अंतःप्रदवी जालिका के बारे में और बात करें तो देखो, इसका इंग्लिश में तो नाम आप लोगों को पता होगा कि ये इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहा जाता है। और इसमें बात करें अंतःप्रदवी जालिका के, तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। और सबसे बड़ी कोशिका अंगक, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका अंगक कौन है? तो आपका ये अंतःप्रदवी जालिका है। यहाँ पे एक नोट्स और लिखना, सबसे बड़ी कोशिकांग, सबसे बड़ी कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स, सबसे बड़ी कोशिकांग है आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, इसके जो भीतर का भाग होता है ना, उसे ल्यूमेन कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतःप्रदवी जालिका के भीतर के भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे ल्यूमेन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अंतःप्रदवी जालिका जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। हिंदी में चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और उसके बाद खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी यहीं तक रहने देते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर है, जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? जीवों की मूल निर्माण इकाई आपका कौन सा है? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी अस्थि, ऑप्शन सी तंतु, ऑप्शन डी उत्तक। बताइए, जीवों का जो मूल निर्माण इकाई है वो निम्न ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जो भी बच्चा अभी तक अगर अच्छा से पढ़ रहा होगा उसको पता होगा, थोड़ा थोड़ा तो गेस कर ले रहा होगा वो कि जो
जीवों का जो मूल इकाई है उसको सेल कहा जाता है बेटा। ठीक है, आपका टोटल जितना बॉडी बना हुआ है, चाहे आप किसी भी पार्ट्स को ले लो, सब चीज सेल से मिलकर बना है। सेल के बाद क्या होता है, सेल के बाद ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक के बाद अंग, ऊतक के बाद आपका अंग, अंग का निर्माण होता है, अंग के बाद अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र से के बाद आपका शरीर का निर्माण होता है। अभी मैंने आगे इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, उत्तक, उत्तक तो आप लोग को पता होगा कि ये सबसे मतलब कोशिका के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो वो उत्तक आता है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विषरण द्वारा कोशिकाओं झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विषरण द्वारा कोशिका झिल्ली पार संचलन कर सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है श्वेतसार, श्वेतसार। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विषरण द्वारा, किसके द्वारा, विषरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? संचलन मतलब उसमें गति कर सकता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी श्वेतसार। अच्छा, एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं। ठीक है, नहीं आता है आगे बढ़ जाना, ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं देना। अगर वो तुमको चीज आता होगा तो खुद ब खुद तुमको आगे चल के याद आ जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं आता होगा तो नहीं याद आएगा। हड़बड़ाना नहीं है। अधिकतर बच्चे को आते हुए क्वेश्चन में गलती कर देता है, सिर्फ हड़बड़ा के। तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम अच्छा से माइंड एकदम फ्रेश करके एग्जाम देने जाना है। जितना क्वेश्चन आता है उतना ही बनाओ, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, एक संतति, ध्यान से समझेंगे, एक संतति कोशिका है, सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कल के लेक्चर में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यानी 2 बार आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बारे में मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, गुणसूत्र क्या होते हैं, सब मैंने पिछले वाले जस्ट लेक्चर में समझाया हुआ था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, जाकर वहां से वॉच कर लेना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंग तंत्र, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी अंग। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका। ठीक है, कोशिका से संबंधित कुछ जानकारी बात कर लेते हैं। इसका खोज कौन किया था? कोशिका का खोज कौन किया था, कौन बताएगा? रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 ईस्वी में किया गया था। 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किया था। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो किया था ये मृत कोशिका का खोज किया था। कैसा कोशिका का? मृत कोशिका का, मृत कोशिका। ठीक है, अब देखो, उसके बाद आए एंटनी वैन लीवेनहॉक। एटनी, एटनी वैन, हिंदी में लिख देते हैं, एटनी वैन ल्यूमेनहॉक, एटनी वैन लीवेनहॉक, ये आपका जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना इस चीज को। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया का पिता,
किसे बोला जाता है? तो एंटनी वैन लीवेनहॉक ही बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। देखो आप ध्यान से समझेंगे इसमें। खोज, कोशिका की अगर खोज की बात किया जाए तो खोज किया था रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन ये मृत कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज ये नहीं कर पाए थे। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? एंटनी वैन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक जीवित कोशिका का खोज किया था, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटनी वैन लीवेनहॉक, क्योंकि जीवाणु का प्रथम खोज लीवेनहॉक ने ही किया था। ठीक है। अगर सिर्फ एग्जाम में ये पूछता है कि कोशिका का खोज कौन किया था, तो आपको रॉबर्ट हुक अगर ऑप्शन में मिलता है तो आपको रॉबर्ट हुक मार देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, तो आपको फिर एंटनी वैन लीवेनहॉक मारना है। या फिर अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो आपको वहां पे एंटनी वैन लीवेनहॉक ही मारना होगा। ठीक है। पूछ देगा मृत कोशिका की खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक किया था। ठीक। और जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? तो एंटनी वैन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका बन जाता है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि जो कोशिका का प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपका क्या बनता है? तो सबसे पहले आपका कोशिका होता है। ठीक। कोशिका के बाद उत्तक होता है। उत्तक, उत्तक के बाद अंग होता है। अंग, अंग से बड़ा होता है अंग तंत्र। अंग तंत्र जब मिलते हैं तो शरीर बनते हैं। ठीक है। बहुत सारे कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे उत्तक मिलके अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर आपका एक बॉडी यानी शरीर का निर्माण करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो पता चल गया होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 का। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, SER। ठीक है। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, हिंदी में चिकनी अंतःप्रदवी जालिका का एक पूर्ण रूप, का एक पूर्ण रूप क्या है? जो कि कोशिकांगों, कोशिकांग है, तथा जो कोशिका के कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा, अणुओं तथा लिपिड के निर्माण में सहायक करता है। फिर से क्वेश्चन समझेंगे। देखो ये बोलना चाह रहा है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो पूर्ण रूप यह क्या है? जो कि एक कोशिकांग है। सही बात है, एक कोशिकांग है, तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा, अणुओं तथा लिपिड के निर्माण में सहायक करता है। ऐसा कौन सा यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है? तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग खुद आंसर इसका दे दोगे। देखो अब हम लोग समझेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में। ठीक है। तो देखो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में अच्छा से एकदम ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं अच्छा से बता रहा हूँ। देखो ER शॉर्ट में लिख देते हैं हम, ER। ER एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है। ये आपका दो प्रकार के होते हैं। ये आपका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को मैं बता रहा हूँ। ये आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में लिख देते हैं यार, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। देखो SER जानो सिर्फ, और इसका जो होता है प्रोनाउंसिएशन वो जानो, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। स्मूथ मतलब क्या होता है? चिकनी, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, अंतः अंतःप्रदवी जालिका। उसके बाद आपका हो गया एक रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये आपका हो गया हिंदी में खुरदरी, खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका जो है, ठीक है, यहाँ पे एकदम ध्यान से समझने वाली पॉइंट्स एकदम में ध्यान से समझना, इसको मैं अच्छा से बता रहा हूँ। ये जो है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखेंगे कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तथा
वसा का संश्लेषण करता है। और वहीं अगर तुम्हारा स्मूथ अगर रफ की बात किया जाए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, ये सब जितना मैं बता रहा हूं एक बार फिर से मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम लोग कम से कम समझने की कोशिश करो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो होता है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में, ठीक है, जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होती है, इसमें आपका राइबोसोम, ठीक, राइबोसोम नहीं पाया जाता। यहां पे एक नोट्स लिखेंगे, राइबोसोम नहीं पाया जाता। एक मिनट, थोड़ा इसको कलर बड़ा कर लेते हैं। हाँ, राइबोसोम नहीं पाया जाता, और यहां पे राइबोसोम आपका पाया जाएगा। ध्यान से समझो, अच्छा से मैं बता रहा हूं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी। और ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाएगा। ठीक, एक है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसको हिंदी में चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के नाम से जानते हैं। ये उसके बाद एक है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसको हिंदी में खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका जो है, वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण करती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण कौन करती है? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। और वहीं जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है, ये आपका सिर्फ प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में आपका राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। वहीं अगर आपका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका में आपका राइबोसोम पाया जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज को, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तुम ही लोग से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका आंसर देना। निम्न में से किसमें राइबोसोम पाया जाता है? बताइए, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में? सही जवाब, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है। निम्न में से कौन प्रोटीन का संश्लेषण करता है? सही जवाब, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। सही जवाब। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण कौन करता है? सही जवाब, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका करता है। करेक्ट हो गया यहां तक। यहां से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग कमेंट करना, मैं इस पर एक प्रॉपर टॉपिक बना दूंगा, लेकिन इसको मिस नहीं करना। इस चीज को ध्यान रखना है तुमको। ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान रखना है, इसको मिस नहीं करोगे। अगर इसको मिस किए तो तुम खुद समझोगे, खुद इसका जिम्मेवार होगे। कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम अपना ही समझोगे। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा। मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला, तो बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? अब ध्यान से समझो, एसीआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का पूर्ण रूप क्या है? जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा, यहां पे ध्यान देना, वसा की बात किया है। वसा, वसा की बात किया है। वसा अणुओं तथा लिपिड के निर्माण में सहायक होता है। तो बताइए वसा का संश्लेषण इसमें से कौन करता था? तो सर आप कहेंगे वसा का जो संश्लेषण है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम करता था, यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका जो है ये वसा का संश्लेषण करती थी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अब आप ही लोग बताइएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। वसा का नाम जैसे आया तुरंत दौड़ के हम आ जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे। ठीक, वही प्रोटीन का अगर बात होता है तो प्रोटीन में हम तुरंत दौड़ के आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे। समझ गए? इसीलिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखना है। नहीं समझ में वीडियो दोबारा देखना, फिर भी समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बताने के लिए रेडी हूं। आप लोग पूछना, क्वेश्चन करना, मैं बताऊंगा। अगला 7th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों यानी प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता?
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल के लेक्चर में मैंने इसे कवर किया हुआ है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बच्चे नए जुड़ा होगा ना, वो कोशिश करें कि पिछले वाले लेक्चर को देख के ही यहाँ पे आए, क्योंकि मैं कल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों पे काफी अच्छा चर्चा किया हूँ उस पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ ज्यादा चर्चा पे, सिर्फ इसका आंसर की बात करूंगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है। सीधा सीधा ऐसे समझो, जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, निम्न में से कौन सा कोशिका है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी राइबोसोम। बताओ, अगर कल का वीडियो देख के आए होगे और रिवाइज करके आए होगे तो तुम यहाँ पे बता दोगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। मैंने बताया हुआ था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, ये बाकी ये सब पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 था और ये क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, देखो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होगी। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होगी। ऑप्शन ए 50S, ये एस है, ठीक है, 50S, उसके बाद 40S, बी है 60S और 40S, सी है आपका 50S और 30S, डी है 0S और 30S। बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताओ। कल मैंने बताया हुआ था कि प्रोकैरियोटिक में कितना एस पाया जाता है और यूकैरियोटिक में कितना एस पाया जाता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखो गेस करना, तुम लोग गेस करोगे लेकिन फिर भी गलती करोगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक में कितना होता है, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो होता है वो 70 इस प्रकार का होता है, 70S, और यूकैरियोटिक में 80S होता है। ठीक है, यहां तक मैं हिंट्स दे दिया हूं, हालांकि कल के वीडियो मैंने इसे कवर किया हुआ है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि कल का वीडियो तुम लोग देख के आना, वहां से तुम लोग का बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। दोनों को जोड़ दो, उतना आना चाहिए। प्रोकैरियोटिक में कितना होता है, 70S होता है, यूकैरियोटिक में कितना होता है, 80S यानी 80S होता है। तो देखो 70 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 70 आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मार दोगे, 5 3 8। ऑप्शन सी कितना, कौन सा मारे बताओ। बोलोगे सर ऑप्शन में ही नहीं है, तो बेटा याद रखना, अगर प्रोकैरियोटिक की बात किया जाता है तो प्रोकैरियोटिक में आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ के नहीं देखना है कि 30 + 40 = 70 मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, नहीं होता है ऐसे। ठीक है, इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैथ का ट्रिक नहीं लगाना है कि 4 और 3 7 होता है और 2 जीरो में 1 जीरो लगा देंगे तो आपका 70 हो गया और बढ़ जाएंगे आगे। यहाँ पे इसको जोड़ के देखो, सी नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 + 30 कितना होता है, 80 होता है, और 80 किसका होता है, यूकैरियोटिक का होता है। अगर यूकैरियोटिक में मार के आगे बढ़ जाओगे तो आपका एक आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, ये आपका एक 50S प्रकार का होता है, एक होता है आपका 50S प्रकार का, ठीक है, और एक आपका होता है 30S, एक आपका होता है 30S का, इसको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना मैं टॉपिक कवर करवा रहा हूँ सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखो प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है और वहीं यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। अगर 70 इसका अगर इसका तोड़े दो अलग अलग भागों में, तो एक 50S और एक 30S होता है। हालांकि इन दोनों को जोड़ने पे 80S आता है, लेकिन यहाँ पे मैथ का ट्रिक नहीं लगाना है तुम लोग को। ठीक है, मैथ का ट्रिक यहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ पे 70S का 50S + 30S यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्राकेंद्री कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत का चयन कीजिए। अगर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वो बता देगा इसको।
ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उल्लेख नीचे किया गया है, जो नीचे का ऑप्शन में उनका उल्लेख किया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत चयन कीजिए, जो गलत है वो बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी होती है। बताइए क्या झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में? बताइए क्या झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी होती है कोशिका में? नहीं होती है, यही आपका ऑप्शन गलत है। झिल्लीबद्ध कोशिका में प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, ये विकल्प आपका गलत विकल्प है। यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी नहीं होती है, ठीक ना। और ये क्या बोला है, गलत विकल्प कौन सा है, तो आपका यही विकल्प गलत है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली होती ही नहीं है, और ये बोल रहा है कोशिका झिल्ली होती है, नहीं होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, बाकी सब सही है। अत्यधिक छोटा आकार ये भी सही है, एकल गुणसूत्र में ये भी सही है, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाप कहलाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिका होती है? निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन ए प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी घनाभाकार उपकला, ऑप्शन सी सल्की उपकला, ऑप्शन डी मास्ट कोशिकाएं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सल्की उपकला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा टिश्यू चैप्टर का अब आ गया। टिश्यू चैप्टर पे एक अच्छा से मैं वीडियो लाऊंगा, इसका तुम लोग टेंशन फ्री रहो। फिलहाल अभी इतना जानो कि किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है, तो सल्की उपकला में चपटी कोशिकाएं होती है, ठीक है। इसका जो किनारा होता है ना, ये बहुत अनियमित होता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े में के वायु कोष में पाया जाता है, और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। फिलहाल इसके बारे में जानो कि जो सल्की उपकला होती है, यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े में वायु कोष में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये सल्की सल्की उपकला? तो आपका ये पाया जाता है रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा, हाँ हो जाएगा उसको, ठीक है उसको कर देंगे, ठीक है अभी लेक्चर ले रहे हैं। हाँ तो और देखो रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है, और यह विसरण सीमा का कार्य करती है, ठीक है। इसके बारे में फिलहाल अभी इतना जानो, जब टिश्यू चैप्टर अच्छा से लाऊंगा तो उसमें तुम लोग को इसके बारे में बताऊंगा। हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा कोशिकाएं भी इंपॉर्टेंट है, घनाभाकार कोशिका उपकला भी इंपॉर्टेंट है, मास्ट कोशिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? क्या बोल रहा है, कशेरुकियों की यकृत यानी लीवर कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बताओ? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औषधियों और विषयों का निराविषीकरण। निराविषीकरण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो मेन वर्क होता है वो औषधि एवं विषयों का निराकरण कर कार्य करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। 12 नंबर है बेटा आपका, कौन सा कोशिकीय विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? बताइए जो जहरीले पदार्थ को विषाक्त और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है, तो ऑप्शन ए अंतःप्रदवी जालिका जो है जहरीले पदार्थों एवं विषाक्त पदार्थों को आपके शरीर से खत्म कर देती है। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर। यूकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से कौन सा कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है? तो ये तो बता दोगे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का फोटो है, ठीक है। ये आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का फोटो है, जिसमें देखो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आपका ये है, ठीक। उसके बाद देखो राइबोसोम, ये जो है ना, ये सब ये जितना सारा दिख रहा है ये सब आपका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, यानी आर ई रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है ये, ठीक है। तो इसी पे आपका राइबोसोम चिपके होते हैं, और ये जो है आपका SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है आपका। ये आपका जो इस सेंटर है ये आपका न्यूक्लियस है, यानी नाभिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं।
यही आपका यहाँ पे इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का फिगर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक छड़ासर संरचना है जो कोशिका में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। ये क्वेश्चन शायद और शायद रिपीट हुआ है, इसको मैंने शायद कल के लेक्चर वाला ही ऐड कर दिया है इसे, ठीक है, इसको रहने देते हैं, कल मैंने इसमें कर दिया है। इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो कमेंट बॉक्स में आपसे देंगे, कल के लेक्चर में भी ये क्वेश्चन था, एकदम 100% था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे 14 का, ध्यान से देख लेंगे इसको। चलो ठीक है, 15 नंबर देखते हैं, कोशिका में कितने प्रकार के अंतःप्रदवी जालिका होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दो प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका होती है, जस्ट बताया था, एक खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका और एक चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किसका संश्लेषण करती है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का करती है, और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किसका संश्लेषण करती है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, ध्यान रखना है चीज को। तो आज की इस वीडियो में बेटा यही तक, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। और एक आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो हमारे मेहनत को देखते हुए आप लोग प्लीज चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन और आप अच्छे से वीडियो लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।